आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम करेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। ये जो सेशन रहेगा जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और एक बात, आप मेरे चैनल पर यानी कि संहिताज एकेडमी पर एक नया प्लेलिस्ट देख पाएंगे जो कि है सीटेड साइंस पेपर 2 प्रैक्टिस सेट। सो ये यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है, कैसी डिफिकल्टी लेवल है। तो मैंने यहाँ पर अभी टोटल कितने बनाए हैं, मैंने शायद 5 प्लेलिस्ट बना के रखी है। पहली वाली जो प्लेलिस्ट है वो है हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन उनको सॉल्व कराया जाता है, तो ये दूसरी प्लेलिस्ट है। तीसरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं इंग्लिश का पैसेज पोएम ये सॉल्व कराती हूँ। चौथा जो प्लेलिस्ट है वो है हिंदी का पैसेज पोएम सॉल्व कराती हूँ। पांचवा जो प्लेलिस्ट है वो है ये प्रैक्टिस सेट का। तो ये नया प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप जाकर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। इसको छोड़ के भी मैंने सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो डली है जो कि है जेंडर से रिलेटेड। तो मेरा ये जो चैनल है मैंने ये मार्च से ही सीटेट के कंटेंट डालना स्टार्ट किया है, तो मुझे काफ़ी वक्त लगने वाला है जहाँ पर मैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस और सीडीपी सबको मिलाकर कंटेंट डालूँ। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इन फ्यूचर आपको सभी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है। सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरे समझाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सो आप इस वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। So Sunita puts the following indicators in solution A, B and C and makes the following observation. So सुनीता ने क्या किया है, उसने 3 सोल्यूशन ली है जिनके नाम है A, B और C और बारी बारी से इन तीनों में पहले उन्होंने टर्मरिक का जो भी सोल्यूशन है या जो भी घोल है उसको ऐड किया है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है और फिर उन्होंने फेनोल्फथलीन को इन सैंपल में ऐड किया है। ऐड करने से क्योंकि ये इंडिकेटर है और ये विजुअल इंडिकेटर्स है यानी कि ये रंग बदलकर हमको बताते हैं कि वो जो सैंपल है उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, तो हमको ऑब्जर्वेशन के तौर पर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस ऑब्जर्वेशन को पढ़ के समझकर हमको ए, बी और सी का नेचर क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, उसका पता लगाना है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। सो जो सोल्यूशन ए है यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आया है रंग में, ठीक है, ओके। बी वाले में ये रेडिश ब्राउन हो गया। तो टर्मरिक का कलर रेडिश या रेडिश ब्राउन कब होता है, जब वो किसी बेसिक चीज के कांटेक्ट में आता है, तो ये हमको बेसिक पता चल रहा है। सी वाले में वो येलो ही रहा, मतलब हल्दी का कलर हल्दी जैसा ही रहा, ओके। नेक्स्ट आता है दूसरा जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है फेनोल्फथलीन। सो ये क्या कर रहा है, ये जो सोल्यूशन ए है इसमें ये कलरलेस रह रहा है, ओके। बी वाले में ये पिंक कलर दे रहा है जो कि श्योरली बताता है कि ये बेसिक इन नेचर है और सी वाले में अगेन ये कलरलेस रह रहा है। तो अगर हम दोनों इंडिकेटर्स के जो ऑब्जर्वेशन है उसको देखें तो इससे हम बता सकते हैं कि जो सोल्यूशन ए है उसका नेचर है एसिडिक, क्योंकि टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है एसिडिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आने से और फेनोल्फथलीन भी कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है जब भी वो एसिडिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आता है। नेक्स्ट है जो सी है, यहाँ पर भी टर्मरिक का कलर येलो ही रहा है तो ये एसिडिक हो गया और यहाँ पर ये कलरलेस रहा तो ये अगेन प्रूफ करता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या एसिडिक सब्सटेंस है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो ए है वो एसिडिक है, बी बेसिक है और सी एसिडिक है जो कि ऑप्शन 4 में हमको यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कर लें और देख लें कि आपका भी आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। सो इनमें से कौन से सिचुएशन में हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आग बुझाने में। तो पहला वाला जो सिचुएशन ए है यहाँ पर कहा गया है फायर कॉज्ड बाय वुड, मतलब लकड़ी के जलने से जो आग लगी है, तो इस पे तो हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। बी वाले में कह रहे हैं फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो आप जानते ही होंगे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होने से जो आग लगती है तो वहां पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं या बढ़ जाते हैं।
तो वो तो फिर हम बुझाने गए थे आग, बट हमको ही हानि हो गई, हमको ही हार्म हो गया, तो हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सी वाला जो है कह रहा है फायर कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन इन अ कार। सो यहाँ पर भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार में जो टैंक होता है, जो ऑयल टैंक होता है, उसमें ऑयल मौजूद है, तो अगर एक्सप्लोजन हुआ है कार में तो उस ऑयल ने आग पकड़ ली होगी। अब अगर हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे आग बुझाने के लिए, तो जो ऑयल होती है वो हल्की होती है पानी से, तो वो क्या करेगी, पानी के ऊपर वो तैरेगी, ठीक है, और तैरेगी तो क्या होगा, ऑयल ने तो आग पकड़ के रखी है, तो ये आग पानी डालने से और दूर दूर तक स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पर हम गए तो थे बुझाने के लिए, बट वो कुछ और ही हो गया। तो हम यहाँ पर बी और सी सिचुएशन में पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बी और सी। बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है बैग्स विद वाइड स्ट्रैप्स आर प्रेफर्ड टू कैरी हैवी लोड्स। तो जो बैग होते हैं, तो हम जो कंधे पर जो स्ट्रैप्स डालते हैं बैग के, ठीक है, तो इनका जो विथ होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। सो बैग विथ वाइड स्ट्रैप्स आर प्रेफर्ड टू कैरी हैवी लोड्स। तो ऐसे बैग्स जिनमें हम भारी भरकम चीज ढोते हैं, तो उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बैग हम प्रेफर करते हैं हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए जिनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो चौड़ी होती है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? तो अगर इसका आपको जो रिलेशन है वो कहाँ से मिलेगा, हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या है, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो इसका मतलब क्या है, अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर why we are using bags with wide straps to carry heavy loads, because increase in area of contact reduces pressure exerted। तो कंधों पर जो प्रेशर आती है इस हेवी लोड की वो घट जाती है, क्योंकि जो स्ट्रैप्स है वो चौड़े हैं। सो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाने से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये हेवी लोड वो कम हो जाता है, इसीलिए इनको प्रेफर किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस। सो हम क्या जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो बदलती रहती है जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्योंकि जो मीडियम होती है अलग अलग, उनकी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। The change in speed of light as it travels through various media are depicted in the following table। तो यहाँ पर हमको मीडिया बताया गया है और किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है वो भी हमको बताया गया है। तो इस टेबल को स्टडी करके हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडिया को सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे हम एकदम कम वाली डेंसिटी की ओर जाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान में दीजिए, मैं जैसे लिख रही हूँ आप इसको फॉलो कीजिए। तो देखिए, जब ये ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, ए से बी जा रहा है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बढ़ रही है। मतलब क्या कि ए की जो ऑप्टिकल डेंसिटी थी वो बी से ज्यादा है, जिस वजह से जैसे ही वो ऑप्टिकल डेंस मीडिया से लेस ऑप्टिकली डेंस मीडिया में जा रहा है तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। तो ये तो हमको ये रिलेशन मिल गया। अब क्या हो रहा है, जब वो बी से सी में जा रहा है तब क्या हो रहा है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो घट रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सी की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बी से ज्यादा है, इसीलिए जैसे ही वो बी से सी की ओर बढ़ी तो स्पीड घट गई। अब देखिए, जब वो सी से डी की ओर जा रहा है, अगेन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो डी है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सी से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ए जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बी से ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो है ए, ठीक है। ए की ऑप्टिकल डेंसिटी बी से ज्यादा है, ठीक है। सी की भी ऑप्टिकल डेंसिटी बी से ज्यादा है, और जो सी है उससे भी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, वो है डी की। तो ए के बाद आ जाएगा डी, डी के बाद आ जाएगा सी, और सी के बाद कौन आएगा, वो आएगा डी। सो इस ऑर्डर में
कहाँ पे दिया हुआ है हमको ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है A, D, C एंड B। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में हमसे कहा गया है वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी दो इट इज फादर फ्रॉम सन देन मर्क्यूरी। तो हम जानते हैं कि नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन है? वो है मर्क्यूरी। हाँ, बट ये सबसे करीबी प्लैनेट होने के बावजूद भी जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो असर्शन जो बात कह रहा है वो सही है। रीजन में बताया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। रीजन जो है वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये बात भी सही है, बट किस वजह से वीनस को हॉटर देन मर्करी कहा जा रहा है वो ये रीजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिक है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार है, जिस वजह से हम क्या जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो सरफेस है वीनस का, जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्टेड जो हीट है, मतलब सन से जो हीट आती है फिर उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उसको स्पेस में चला जाना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिस वजह से जो वीनस है वो उसका जो एटमॉस्फेयर है या जो वीनस प्लैनेट है वो हॉटर देन मर्क्यूरी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, जो भी हीट एनर्जी है सबको ट्रैप कर ले रहा है, उसको स्पेस में जाने नहीं दे रहा है। तो ये वजह है कि वीनस करीबी प्लैनेट ना होने के बावजूद भी सूरज से वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमको कॉलम 1 में एसिड के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं, बट यहाँ पर कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, तो ABCD को हमको पहचान करना है। तो देखिए सिट्रिक एसिड कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑरेंज, लेमन, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स है उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, कर्ड में जो एसिड पाया जाता है वो है लैक्टिक एसिड, एंड स्टिंग में जो एसिड पाई जाती है वो है फॉर्मिक एसिड, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होती है बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या फिर इसको एज टॉयलेट क्लीनर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें A, B, C और D तो कौन सा हो सकता है, तो देखिए A हमको ऑरेंज, लेमन, लेमन बताया गया है, 4th वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो हम तीनों को मान के चलते हैं। ठीक है, B वाले में हमको लैक्टिक एसिड तो श्योरली पता है, तो ये 3rd ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड कहा गया है, तो ये नहीं होगा। सो आउट ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2 हमको देखना पड़ेगा कि आगे हम किसके साथ बढ़ें। सो C जो है एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, ये हमको श्योर शॉट पता है, तो पहला वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो जा रहा है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। A होगा लेमन, ठीक है, B होगा लैक्टिक एसिड, C होगा फॉर्मिक एसिड और D होगा यहाँ पर टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मिक्सचर्स, मतलब एक ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है जहाँ पर सारे जो हमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी मिक्सचर के होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में एयर, ब्लड, सॉइल, ये तो मिक्सचर है, बट जो सिट्रिक एसिड है वो एक कंपाउंड है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में सॉल्ट वाटर, ठीक है, तो सॉल्ट वाटर तो एक हम कह सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर है, ब्लड एक मिक्सचर है, बट जो विनेगर है वो क्या है, वो एक कंपाउंड है, तो हम इसको नहीं ले सकते। थर्ड वाले में हम बेकिंग सोडा देख पा रहे हैं जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, टैप वाटर ये यहाँ पर मिक्सचर है, सैंड यहाँ पर मिक्सचर है, तो हमको सभी एग्जाम्पल्स मिक्सचर के मिलने चाहिए, ऐसा वाला ऑप्शन देखना है। तो जो 4th ऑप्शन है यहाँ पर हमको सैंड दिया गया है, तो सैंड में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, प्लस टैप वाटर में आपको इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, सॉल्ट मिलेगा, मिनरल्स मिल सकते हैं, ब्लड में हमारा जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ होता है, प्लस ब्लड के एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है, और एयर तो मिक्सचर है ही है क्योंकि एयर में क्या है, डस्ट है, डर्ट है, जर्म्स है। तो उस हिसाब से जो 4th ऑप्शन है वहाँ पर जितने भी
हमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी किसके हैं, मिक्सचर के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलॉयज। एलॉयज के बारे में कौन सा जो तथ्य है या कौन सा कथन गलत है वो हमको ढूंढना है। सो दे आर हार्डर देन मेटल्स, तो ये बात सही है, एलॉयज मेटल्स की तुलना में ज़्यादा सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, ये बात भी सही है। दे आर मोर डक्टाइल देन मेटल्स, ये बात भी सही है। सिर्फ जो गलत बात है वो क्या है, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, ये बात गलत है क्योंकि इनकी हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है देन मेटल्स। ठीक है, तो हमको जो गलत स्टेटमेंट अबाउट एलॉयज है उसको ढूंढना था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को मैच कराना है। तो शुरुआत करते हैं मलेरिया से। मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि है प्रोटोजोआ, तो ये चला जाएगा ए के साथ। ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, तो बी चला जाएगा इसके साथ। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, तो सी चला जाएगा यहाँ पे। रिंगवर्म का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फंजाई, तो डी चला जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें सो A3 हर एक ऑप्शन में दिया गया है, तो हमको बी पे बढ़ना पड़ेगा। B2 हमको दो जगह पे दे दिया है, तो B4 वाले को पहले हम काट लेते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को हमको देखना है। ठीक है, B2 भी दे दिया है, C4 है, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो गए। बच जाता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर है A3। ठीक है, B2, C4 और D1। सो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आ चुके हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, हमको A, B, C, D और E को रेस्पेक्टिवली समझना है क्या होना चाहिए। सो A इज बोथ एन एक्सोक्रिन एंड एंडोक्रिन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, तो मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, वो है पैनक्रियास। सो A बन गया पैनक्रियास। ठीक है, ये मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि ये एक्सोक्रिन ग्लैंड भी है एज वेल एज एंडोक्रिन ग्लैंड भी है। इट प्रोड्यूसेस बी हार्मोन, सो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज इंसुलिन। whose insufficient production causes dash, so इंसुलिन अगर ठीक से प्रोड्यूस ना हो तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है डायबिटीज। तो सी हो गया डायबिटीज। इन दिस डिजीज और कंडीशन, इस डिजीज और कंडीशन में द पर्सन में एक्सक्रीट डैश इन हिज और हर यूरिन, तो जिनको डायबिटीज होती है उनके पेशाब में, उनके यूरिन में क्या पाया जाता है, शुगर, क्योंकि जो ब्लड शुगर लेवल जो है या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द एक्सोक्रिन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज टू एड इन द प्रोसेस ऑफ, तो एंडोक्रिन ग्लैंड की तरह ये तक कब काम करता है, जब वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। एक्सोक्रिन ग्लैंड की तरह ये कब परफॉर्म करेगा, जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, तो इट एड इन द प्रोसेस ऑफ, ई क्या हो जाएगा, डाइजेशन। सो हमारा ए है पैनक्रियास जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है, बी है इंसुलिन तो 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी है डायबिटीज 2 ऑप्शन में दिया गया है, जो डी था वो शुगर है। सो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हिंदी वालों के लिए भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका अच्छे से रिवीजन भी हुआ होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।